नींद आ गई थी। अगर तुम नहीं जगाते तो मैं तो सुबह तक सोता ही रहता। तभी उसकी नजर कोने में गई जहां नागराज के कटे हुए 2 टुकड़े पड़े थे। राजकुमार हैरान होकर खड़ा हो गया और बोला, ये तो नागराज था। वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाया और कहा, अच्छा हुआ मैं जाग रहा था। अगर सो गया होता तो ये नाग हमें डस लेता और हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाती। राजकुमार वजीर के लड़के से पूरी बात सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। और ये याद रखो, हम लोग कोई साधारण काम करने नहीं निकले हैं। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुंचे। सूरज सिर पर आ गया था। दोनों ने वहीं भोजन किया, थोड़ा विश्राम किया, फिर आगे बढ़ गए। आगे एक घना जंगल शुरू हो गया, इतना घना कि हाथ को हाथ नजर नहीं आता था। जंगली जानवर बिना किसी डर के वहां घूमते थे। हर ओर अजीब अजीब आवाजें, सरसराहट और रहस्यमय हरकतें। जंगल से निकलना कोई हंसी खेल नहीं था। सुनकर वजीर के लड़के का दिल दहल उठा। उसने राजकुमार की ओर देखा, लेकिन राजकुमार तो जान हथेली पर रखकर महल से निकला था। वह बोला, अगर हम छोटी छोटी बातों से डरने लगे तो ये काम कभी पूरा नहीं होगा। दोनों जंगल के भीतर घुस गए। जैसा बताया गया था वैसा ही था। हर तरफ अंधकार फैला था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। चारों ओर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। पक्षी अजीब अजीब तरह की बोलियां बोल रहे थे। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक सामने 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने तुरंत घोड़े को रोक लिया। सामने एक बाघ खड़ा था। अगर वह हमला कर देता तो एक पल में दोनों का अंत हो जाता। मौत सामने आती है तो कायर भी शूरवीर बन जाता है। वजीर के लड़के ने बिना एक पल गंवाए घोड़े पर से छलांग लगाई और तलवार खींचकर बाघ पर जोरदार वार किया। राजकुमार ने भी बिना देरी किए भाले से उस पर हमला किया। कुछ ही पलों में बाघ वहीं ढेर हो गया। अब दोनों और भी ज्यादा सतर्क हो गए। रास्ते में और भी कई जानवर मिले, लेकिन वे उतने खूंखार नहीं थे। वे घोड़े को देख रास्ते से हटते गए। दोनों जरा भी नहीं रुके। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि अब तक कितना जंगल पार हो चुका है। सूरज जैसे वहां खुद छुप गया था। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए, क्योंकि रात में तो लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, शेर, चीते हर ओर घूमने लगते हैं। लेकिन यह जंगल तो ऐसा था जहां दिन रात का कोई फर्क नहीं था। हर वक्त अंधकार ही अंधकार था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के सामने जंगल भी झुक गया। कुछ समय बाद जंगल समाप्त हुआ और सामने खुला मैदान आ गया। दोनों ठहर गए। थकान से उनकी हालत खराब हो गई थी और उनके घोड़े भी पसीने से भीग चुके थे। वजीर का लड़का बोला, हमारी ताकत अब जवाब दे रही है, कुछ देर आराम कर लेते हैं। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। कुछ आगे जाकर पेड़ों के एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास ही एक कुआं था। दोनों ने वहां से पानी भरकर स्नान किया, ताजगी महसूस की और फिर भोजन किया। वजीर का लड़का बोला, मैं बहुत थक गया हूं। आज की रात में खूब गहरी नींद सोऊंगा। आप पहरेदारी करना। राजकुमार बोला, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर तक चौकीदारी करता रहा। वह इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, हर सरसराहट को गौर से सुनता रहा। पर नींद उसके थके हुए शरीर पर धीरे धीरे हावी होने लगी। जैसे ही वह बिस्तर पर सीधा लेटा, नींद चुपके से आई और उसे अपनी गोद में ले गई। कुछ ही पलों में राजकुमार गहरी नींद में डूब गया। वजीर के लड़के ने यह देखा तो भीतर से तिल मिला गया। उसके मन में गुस्सा उमड़ने लगा। जिसे पहरा देना था वही सबसे पहले सो गया। पर वह कर भी क्या सकता था। राजकुमार राजा का पुत्र था और वह उसका सेवक। राजकुमार की रक्षा करना ही उसका धर्म था और इसी धर्म के लिए वह इस यात्रा में साथ आया था। जैसे तैसे रात बीती। सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार ने आंखें मलते हुए उठते ही कहा, मैंने पूरी कोशिश की कि जागा रहूं, पर थकावट इतनी थी कि पलकें भारी हो गईं और नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। वजीर का लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला,
ईश्वर को धन्यवाद दो कि इस अजनबी जगह में रात बिना किसी दुर्घटना के कट गई, वरना यहाँ तो कुछ भी हो सकता था। दोनों तैयार होकर आगे बढ़े। काफी देर तक चलते रहे। फिर अचानक एक नगर दिखाई दिया। वजीर लड़का सतर्क हो गया, लेकिन राजकुमार तो उस दृश्य में खो गया। उसे याद आया, परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी मिलेगी। शायद यही वही जगह है। वजीर का लड़का तुरंत बोला, हमें इस नगरी के किनारे से निकल जाना चाहिए, बस्ती के भीतर ना जाएं। राजकुमार मुस्कुराया, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में भटक रहे हैं, और अब जब एक सुंदर नगर मिला है तो तुम कह रहे हो इससे बचकर निकल चलें। नहीं मित्र, ये तो नहीं होगा। राजकुमार की जिद के आगे वजीर का लड़का चुप हो गया। दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगरी की सुंदरता ने राजकुमार को मोह लिया। वह बोला, ऐसे महल, ऐसे बाग बगीचे, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं। तुम मुझे इस दृश्य से वंचित करना चाहते थे। दोनों घोड़ों पर सवार नगर के भीतर बढ़ते गए। थोड़ी दूर पर एक बागीचा मिला, गुलमोहर और फूलों की लताओं से सजा हुआ। राजकुमार उस सुंदरता से आकर्षित होकर घोड़े से उतर पड़ा और बगीचे की शोभा निहारने लगा। तभी सामने के एक घर से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और अचानक राजकुमार से लिपट गई। फूट फूट कर रोती हुई बोली, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कब से खोज रही थी। राजकुमार गया। ये क्या हो रहा है? कौन है ये? वह बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो औरत इतनी जोर से उसे जकड़े थी कि राजकुमार चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। राजकुमार को उस बूढ़ी औरत पर बहुत दया आ गई। उसने कोमल स्वर में पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलो बेटा, तेरे बिना ये घर बहुत सूना लगता है। इतना कहकर उसने राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए बेमन से ही सही उसके साथ घर जाने को हाँ कर दी। वजीर के लड़के ने उसे रोका, नहीं राजकुमार, मत जाओ, ये जगह भरोसे लायक नहीं लगती। पर राजकुमार नहीं माना। वह बोला, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत के साथ अंदर चला गया। सामने के घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों उसमें दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे से बंद हो गया। वजीर का लड़का चिंतित हो उठा। उसने जाकर दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। राजकुमार को आवाज लगाई, पर भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, एक नई मुसीबत गले पड़ गई है, अब क्या होगा? उसने फिर दरवाजा खटखटाया। राजकुमार को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। थक कर वह बाहर की सीढ़ी पर बैठ गया और राजकुमार के लौटने का इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए। वो नहीं जानता था कि अंदर क्या हो चुका था। अंदर वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक जादूगरनी थी। जैसे ही उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा, उसने तुरंत उसकी उंगली से वो जादुई अंगूठी निकाल ली जिसे राजकुमारी ने उसे बचाव के लिए दिया था। अब राजकुमार उसकी पकड़ में था। घर के भीतर आते ही जादूगरनी ने अपना असली रूप प्रकट किया और राजकुमार को एक मक्खी में बदल दिया। वो मक्खी उड़कर सामने की दीवार पर जाकर बैठ गई। अब वही जादूगरनी धीरे धीरे एक सुंदर युवती के रूप में बदल गई। उसका चेहरा चमक उठा, बाल खुल गए, रूप मोहक हो गया। राजकुमार को फिर से उसके असली रूप में ला दिया गया। वह हैरान था, डर के मारे चुप। जादूगरनी हंसते हुए बोली, बहुत दिनों बाद कोई ऐसा राजकुमार मिला है, सिर्फ देखने में नहीं, किस्मत से भी खास। राजकुमार अचकचाकर इधर उधर देखने लगा। कहाँ गई वो बूढ़ी औरत जो मुझे लिवा लाई थी, और ये युवती कौन है? उसकी समझ था। वह एक बार युवती को देखता तो दूसरी बार कमरे की चारों ओर नजरें घुमाता। राजकुमार की घबराई हुई हालत देखकर वो जादूगरनी जोर से हंस पड़ी। घबराते क्यों हो? मैं तुम्हारा कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरे साथ थोड़ी देर चौपड़ खेलो। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। युवती ने पूछा, क्यों? राजकुमार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। वह बोला, मुझे जल्द से जल्द सिंगल द्वीप पहुंचकर रानी पद्मिनी से मिलना है। युवती ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और कहा,
ठीक है, लेकिन वहां पहुंचोगे कैसे? राजकुमार को रानी पद्मिनी के चारों ओर की जादुई बंदी की बात पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। फिर भी वह अनजान बनते हुए बोला, क्यों? वहां पहुंचने में क्या दिक्कत है? युक्ति गंभीर होकर बोली, पहली बात, तुम सिंगल द्वीप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो रानी पद्मिनी से मिल नहीं सकोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। अगर वो पूरी नहीं हुई तो मैं प्राण त्याग दूंगा। युक्ति का चेहरा करुणा से भर गया। वह बोली, नहीं, उसकी नौबत नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें एक डिब्बी में 2 बाल देती हूँ, एक काला और एक सफेद। जब काले बाल को जलाओगे तो पिशाचों की फौज आएगी, जब सफेद बाल को जलाओगे। Open free DMAT in just 5 minutes. सहायता मिलेगी। वे तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, जो भी कहोगे वही करेंगे। राजकुमार भावुक हो गया। वह युक्ति को धन्यवाद देना चाहता था, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह बस चुपचाप खड़ा रहा। युक्ति ने गंभीर होकर पूछा, जब तुम पद्मिनी को लेकर लौटोगे तो क्या मुझे भी अपने साथ ले जाओगे? राजकुमार ने बड़ी सहजता से कहा, तुम्हारी यह शर्त मुझे मंजूर है। युक्ति मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी आग धधक रही है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। बीच में ही राजकुमार ने कहा, मेरा मित्र बाहर बहुत बेचैन हो रहा होगा, अब तुम मुझे जाने दो। युक्ति ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा दिन नहीं रखूंगी, बस आज की रात, सिर्फ आज की रात मेरे साथ चौपड़ खेल लो। राजकुमार मान गया। दोनों ने पूरी रात चौपड़ खेला। राजकुमार ने बार बार उसे हराया, लेकिन युक्ति नाराज नहीं हुई, बल्कि उसे अंदाजा हुआ कि इस राजकुमार की बुद्धि कितनी प्रखर है। सवेरा होने से पहले युक्ति ने एक डिब्बी में 2 बाल दिए, एक काला एक सफेद, और उसकी अंगूठी भी लौटा दी। वह बोली, जाओ, रास्ता कठिन है। है। उसने बड़े प्यार से राजकुमार को विदा किया और दरवाजा खोल दिया। बाहर वजीर का लड़का अब तक परेशान बैठा था। उसे लग रहा था अब तो राजकुमार इस घर में फंस गया, शायद ना आ पाए। तभी दरवाजा खुला। राजकुमार बाहर आता दिखाई पड़ा। वजीर का लड़का अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उसका दिल भर आया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मित्र, वह बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद उसने जादूगरनी की पूरी कहानी उसे कह सुनाई और बोला, मैं तो मानता हूं कि अगर आदमी का इरादा मजबूत हो तो रास्ते में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, कामयाबी आखिरकार उसे मिलती ही है। वजीर के लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बिना साधना के सिद्धि नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने फिर से आगे का रास्ता पकड़ा। नगरी से निकलने के बाद अब वे खुले मैदानों में आ गए थे। इधर उधर खेतों में फसलें लहलहा रही थीं। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। चारों ओर हरियाली फैली थी। खेत, खलिहान, बाग बगीचे, नाले और छोटी नदियां। राजकुमार और वजीर का लड़का निडर होकर आगे बढ़ते गए। रात होने से पहले उन्हें एक शांत सा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम के बाहर एक साधु बाबा बैठे थे। सर पर जटाएं, लंबी सफेद दाढ़ी, घनी मूंछें और तेज से भरा हुआ चेहरा। राजकुमार का मन हुआ कि वो रात यहीं ठहर जाए। उसने वजीर के लड़के से सलाह की। वह भी मान गया। राजकुमार साधु के पास गया और बोला, बाबा, हम मुसाफिर हैं, बहुत दूर से आए हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम रात यहीं विश्राम कर लें, सुबह होते ही चले जाएंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, ये तो आश्रम है बेटा, यहाँ कोई भी रुक सकता है। तुम आराम से ठहरो और जब तक चाहो हमारे साथ रहो। राजकुमार को यह सुनकर बहुत संतोष हुआ। दोनों ने अपने घोड़े एक ओर बांध दिए और आश्रम के एक कमरे में बिस्तर लगा लिया। रात्रि भोजन के बाद वे जैसे ही बैठे, साधु बाबा भी वहीं आकर बैठ गए। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही शांति थी। जब वे बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनके मुख से फूल झर रहे हों। साधु बाबा ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? राजकुमार ने विनम्रता से पूरी बात विस्तार से बता दी। अंत में बोला, बाबा, बस आशीर्वाद चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, आशीर्वाद तो तुम्हारा है, पर बेटा,
तुम्हारा कार्य तो आकाश से तारे तोड़ लाने जैसा है। कुछ क्षण रुककर बाबा बोले, मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी